हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी का अभी जितना भी रिसेंट एग्जाम्स हुआ है, चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट हो, चाहे वो आपका पीजीटी हो, या फिर आपका म्युनिसिपल वाला पेपर हो, सारा जो अभी रिसेंट का पेपर्स हुआ है उसमें जो साइंस का एमसीक्यू है उसको कलेक्शन है इस वीडियो में। ठीक है, सारा एक जगह हम जमा उमा करके आप लोग के लिए ला दिए हैं। ठीक, तो पहले बहुत लोग इसका रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक जगह कर दीजिए, एक जगह कर दीजिए। ऐसे तो आपको ऐप में अभी भी अपलोडेड मिलेगा सारा, एक एक पेपर अपलोडेड है, लेकिन बहुत लोग का डिमांड था कि नहीं एक में ही सारा लाइए। ठीक है, तो साइंस हम एक में पूरा आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं। इतना बहुत ज़्यादा मेहनत किया आप लोगों के लिए, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। थोड़ा यूट्यूब जो है बदमाशी कर रहा है, हम लोग का वीडियो जो है आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखते देखते आपको फील होए कि हाँ आपके लिए जेन्युइनली मेहनत किया गया है, ठीक है, ये जो फ्री का मेहनत है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सराहना करते हुए एक लाइक दबा देंगे तो वीडियो जो है बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, समझे ना। कहे कि हम लोग के पास अब बड़ा बड़ा कोचिंग तो हम लोग है नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे। ग्रो अब तभी कर पाएंगे जब आप लोग का थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना है केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक, तो ये पेपर 3 का टेस्ट सीरीज है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो है इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक ना, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में है। और एरर फ्री है, सॉल्यूशन वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज लेना है तो नीचे पिन कमेंट में पहला लिंक में आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक होगा, यहाँ पे आराम से जाना है और ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इसमें टेस्ट सीरीज का सेक्शन में आपको ये वाला टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पे लेकिन 99 में नहीं दिखाएगा, वहां पे 110 में दिखाएगा। तो 110 देख के घबराइएगा नहीं, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा। तो कूपन में ये वाला कूपन जो है OFFICER ऑफिसर, यही वाला ऑफिसर हुआ जो आप लोग बनना चाहते हैं, यही अपना कूपन कोड वहां पे लगा दीजिएगा। तो आपको 99 रुपया में 10 टेस्ट मिल जाएगा पेपर 3 के लिए, समझ गए। और इससे आपका तो अपना फायदा होगा ही, उसके साथ साथ में हम लोग का भी थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा, जिससे चैनल में जो कंटेंट है इसे बड़ा बड़ा फ्री रखने के लिए मदद मिलता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अलग अलग एग्जाम से उठाए हैं तो अलग अलग जगह में अलग अलग क्वेश्चन नंबर आता है, इसलिए टेंशन लेने का बात नहीं। पहला सवाल है कि लीवर में जो शुगर होता है यानी शर्करा होता है उसको किस चीज में बदलता है। लीवर जो अपना लीवर है ना, जिगर, जिगर का टुकड़ा जैसे हम लोग कहते हैं, तो वही जिगर जो है जिसका टुकड़ा आप लोग बांटते चलते हैं, तो वो जो जिगर है वो किस चीज में बदलता है शुगर को यानी कि शर्करा को, तो वो ग्लाइकोजन में बदलता है। ये याद रखने का चीज है। उसके साथ में बाकी सब चीज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम तो सारा चीज का पोस्टमार्टम करके आपके सामने खोल के रखेंगे। ठीक है, तभी ये वीडियो अलग होता है बाकी लोग से। तो टायलिन जो है, हिंदी में भी देख लीजिए, टाइलिने बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं हिंदी में कुछ और बोलते हैं। टाइलिन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्टार्च को शुगर में बदलता है। स्टार्च, ठीक है, वही जो आलू उलू में होता है ना स्टार्च, उस स्टार्च को शुगर में यानी शर्करा में बदलता है। कौन? टायलिन। और ये कहाँ पे मिलता है? आपके सलाइवा में यानी कि थूक में। ठीक है, आपका मुंह वाला जो थूक है ना, वही वाला थूक, तो वो जो सलाइवा है उसमें टाइलिन होता है, जो कि जिसको आप जितना ज्यादा खाना को चबाते जाते हैं तो टाइलिन मिक्स होते जाता है आपके खाने में, और धीरे धीरे खाना का जो है मिठास बढ़ते चला जाता है। अगर स्टार्च वाला जैसे रोटी होगा ना, रोटी को बहुत ज्यादा अगर आप चबाते जाइएगा तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है। तो ये इसी का कमाल होता है टाइलिन नाम के पदार्थ का। ठीक, मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जब टूट के सिंपल फॉर्म में बन जाता है तो उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी वही है, टेंशन नहीं लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये क्या होता है, ये तो पहले से आपको पता ही होगा, तो ये बता के टाइम वेस्ट हम काहे करीजिए आपका, बताइए। ऐसे भी वर्ल्ड कप वाला दिन में बताइए वीडियो बना रहे हैं, मैच शुरू भी हो गया होगा अभी तक, लेकिन क्या किया जाए, शाम को छठ उठ में इधर उधर भी जाना रहता है, तो जो समय है वो अभी है। और कल सुबह वीडियो भी रिलीज करना है, तो आपके लिए हम जितना मेहनत कर दे रहे हैं भाई, हमरे से ज्यादा मेहनत आप लोग भी कीजिए। लंबा लंबा स्कोर लेके आइए एग्जाम में, समझे। मार्क्स लाके नीचे कमेंट भी कीजिएगा। वैसे वीडियो अगर सही आप लोग को लगेगा ना, तो ऐसा ऐसा वीडियो हम दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ले आएंगे, कंप्यूटर, झारखंड जीके, ये सब के लिए भी लाएंगे, कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, रिबोफ्लेविन, ये क्या होता है। रिबोफ्लेविन जो है एक तरह का विटामिन होता है, विटामिन B2, जो B2 विटामिन है उसका साइंटिफिक नाम है रिबोफ्लेविन। ठीक है, और इसी तरह से आपको जो है बाकी जो जितना बी फैमिली का और जितना भी विटामिन है उसका साइंटिफिक नेम आपको याद कर लेना है। ठीक है, साइंटिफिक नेम सारे विटामिन का आपको किसी भी अच्छे किताब में ये मिल ही जाएगा। ठीक, अगर नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक, तो इसको आप रट के जाइएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, वहां से लिखा हुआ है आपका विटामिन मिनरल से। वैसे तो एक या दो सवाल जरूर से जरूर आपका गिरेगा साइंस का सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे और देखिए एक विटामिन का क्वेश्चन सेम पेपर में, कौन से विटामिन का कमी से आपको जीरोप्थाल्मिया नाम का बीमारी होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से जीरोप्थाल्मिया नाम का बीमारी होता है। विटामिन बी का एक जो है उससे क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक है, हालांकि
एक ही तरह का विटामिन बी नहीं होता, बहुत तरह का विटामिन बी होता है। विटामिन बी का पूरा फैमिली है, तो इसमें एक बहुत सारा डिजीज है। सारे डिजीज हम यहाँ पे नहीं करवा सकते, वो आप खुद से जाके किताब से देख के याद कीजिएगा, अगर आपके नोट्स में नहीं है। इंपॉर्टेंट हो गया। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम का एक रोग होता है, स्कर्वी, जिसको ठीक करने के लिए क्या है, नींबू वगैरह खाना पड़ता है। ये पहले समुद्र में जाने वाले नाविकों को ये बीमारी बहुत होती थी, क्योंकि विटामिन सी का सोर्स वहां पे आपको इजीली नहीं मिलेगा। ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। जो बीसी विटामिन है ना, ये बीसी विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में घुल जाने वाला विटामिन है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपका रेगुलर का जो प्रोसेस चलता है, जैसे खाने पानी को पीते हैं और फिर पानी आपके शरीर में सारा काम करते हुए अपने रास्ते वापस निकल जाता है, तो इसके साथ साथ में ये विटामिन बी और विटामिन सी को भी अपने साथ घोल करके अपने साथ बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए ये जो दोनों विटामिन है, इसको रेगुलरली हम लोग को इंटेक करना पड़ता है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी का कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स नाम का बीमारी होता है, रिकेट्स। रिकेट में होगा क्या ना कि जो हड्डी वगैरह होता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी है जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में, कैल्शियम सोखने में मदद करता है। कैल्शियम जिस तरह हमारा हड्डियों में सोखा जाता है, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और विटामिन डी आपको मिलेगा कहाँ से, सूरज में बैठ जाइए, सनलाइट लीजिए रोज दिन आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा धूप में तपिए, तब आपको विटामिन डी का कमी नहीं होगा। चलिए, वैसे हम डॉक्टर नहीं है जी, ऐसा नहीं रोज जाके आधा घंटा बैठ गए बीमारी हो गया। चलिए 42 नंबर में आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का सवाल है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, यानी मान लीजिए क्या हो गया जिसको, हाँ मान लीजिए मीन वैल्यू है, इसके मैक्सिमम जो डिस्टर्बेंस होगा या तो इस साइड में, ये हुआ मैक्सिमम, या तो इस साइड में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुआ, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ये जो हुआ ना, ये वाला चीज, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, ऑक्सीलेशन क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ आया और वापस जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, ये सब याद रखिएगा। इससे क्योंकि रिपीटेड सवाल बना है, इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है या फिर पर सेकेंड होता है, सेकेंड का पावर -1 पर सेकेंड। ये किसका हो गया, फ्रीक्वेंसिया का यूनिट हो गया। वेवलेंथ का यूनिट का होगा तो मीटर का होगा। वेवलेंथ होता क्या है, देखिए यहाँ से एक वेव उठा और यहाँ तक जो गया ना, तो ये इसका वेवलेंथ होगा। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। क्या हो गया जी, कहीं नहीं काम कर रहा है, अच्छा इसके वजह से काम नहीं कर रहा था। हाँ देखिए, यहाँ पे वो जादू से उठ के आया झारखंड जीके का नोट्स। देखिए एक छोटा सा काम कर रहे हैं हम, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बोलिएगा कि बीच बीच में ये सब क्या आ जाता है। एक छोटा सा चीज है, झारखंड जीके का नोट्स है हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में, लेकिन हम उसको अभी धीरे धीरे बना रहे हैं। पहले हम आपको ट्रांसपेरेंसी से बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल तक वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा हम उसमें कंटेंट धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं। तो अभी इसका प्राइस है केवल 9 रुपया। बोलिएगा इतना सस्ता में नोट्स है, तो काहे इतना सस्ता में दे रहे हैं, दानी बन रहे हैं? तो हम बोले नहीं, दानी नहीं बन रहे हैं, बात है कि अभी इसमें कंटेंट बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए इसका प्राइस 9 रुपया है। धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे कंटेंट चलते जाएगा वैसे वैसे इसका दाम बढ़ते जाएगा। तो आप बोलेंगे कि फिर हम इसको काहे खरीदें अभी से, जब इसमें कंटेंट कम है। तो हम इसलिए बोल रहे क्योंकि अगर अभी आप 9 रुपया में ले लेते हैं तो फ्यूचर में जब इसमें सारा कंटेंट भर जाएगा 1-2 महीना के बाद, तब आपको लगेगा कि 9 रुपया में ही आपको 150-200 रुपया वाला मटेरियल मिल गया। तो अगर अभी से आप लेके हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको ज्यादा प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा। 9 रुपया लीजिएगा, लाइफ टाइम के लिए वो जो आपका नोट्स है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो और धीरे धीरे जो भी अपडेशन है वो आपको मिलते रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम कंटेंट डालेंगे इसका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो हो सकता है फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसका दाम 9 रुपया नहीं होगा। तो हो सके तो आप लीजिएगा, इससे जो है आपको फायदा ही होगा। जो भी झारखंड का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बना रहे हैं। जेएसएससी से लेके जेपीएससी तक आपको नोट्स में कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्विकली अगर आपको रिवीजन करना है ना कि फटाफट मेरा रिवीजन हो गया, काम खत्म हो गया, उसके लिए उस तरह से हम लोग इस नोट्स को बना रहे हैं। लेकिन पहले ही आपको वार्निंग दे देते हैं, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो अभी फिलहाल के लिए 16 दिसंबर को है, तब तक ये नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए ले लिए और बाद में ब्लेम कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल तक थोड़ा बहुत कंटेंट आ जाएगा, लेकिन पूरा इससे आपका काम नहीं चलेगा। चलिए 43 में आते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें कितना मॉलिक्यूल होता है, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना मॉलिक्यूल होता है। तो वॉशिंग सोडा ये वाला इसका फॉर्मूला है। जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से हम लोग रट लेते हैं, लेकिन इसमें 10H2O 10 गो पानी भी होता है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा। और अब अगर यहाँ वॉशिंग सोडा आया तो बेकिंग सोडा भी आएगा, ठीक है, ये सब भी आएगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब। तो जो कॉमन आपका अलग अलग क्या उसको बोल सकते हैं साइंटिफिक कंपाउंड वगैरह है, उसको भी एक बार रट लीजिएगा। हो सकता है 1-2 वहां से पूछ ले। ठीक है, 44 में आए।
अगर एक आइटम है उसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे यानी कि क्या, उसमें निगेटिव चार्ज आ गया, जैसे क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए तो निगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा निगेटिव चार्ज आने वाले को किस चीज से जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं अनायन। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, कैट पॉजिटिव होती है, ठीक है, बिल्ली जो है वो पॉजिटिव होती है, अगर इसको ऐसे याद रखिएगा तो कैट पॉजिटिव यानी कटायन, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कटायन कहलाएगा, और उसका उल्टा यानी निगेटिव चार्ज आएगा तो अनायन कहलाएगा। ठीक है, वैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी, ऋणायन। अच्छा, ऋणायन कहते हैं अनायन को, और धनायन कहते हैं कटायन को। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लोग भी कभी कभी कंप्लेन कर देता है, तो ये अनायन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 45 में आते हैं, फिजिक्स का सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। ठीक, कह क्या रहा है कि एगो सामान है, मान लीजिए कि आपका दोस्त है 1 किलो का, चलिए 1 किलो का तो दोस्त नहीं होता, 1 किलो का क्या बोलेंगे, चलिए 1 किलो का एक बॉल है, ठीक है, जो किस वेलोसिटी से यानी किस रफ्तार से घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी सिंपल का फॉर्मूला निकालना है, लगा देना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाइए तो हाफ हो गया, मास का कितना वैल्यू दिया 1 किलो, अब वी स्क्वायर यानी कि 10 गुने 10, 2 से के बार में गया 5 बार में गया तो 50 जूल आपका आंसर हो जाएगा। इससे हम एक और बात सीखे, क्या सीखे कि जूलवा जो होता है ना, जूलवा किसका यूनिट होता है, तो ये होता है आपका एनर्जी का। अब एनर्जी किसी भी टाइप का होगा, काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, फ्रिक्शनल होगा, किसी भी तरह का एनर्जी होगा, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जे फॉर जूल। और एनर्जी जो है किसके बराबर होता है, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क का भी जो यूनिट है वो जूल ही रहेगा, समझ गए। चलिए 46 नंबर में आते हैं। अरे महाराज कहाँ गया जी, इतना पीछे कर देता है। हाँ चलिए, सस्ता लैपटॉप रखने का यही नुकसान होता है। हाँ तो आए 46 नंबर में। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का। ट्रांजिशन मेटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे भी ट्रांजिशन मेटल रिपीट हुआ है एक बार क्वेश्चन में। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो n-1 d1 से 10 ns 1 to 2 ये वाला है। वैसे ये जो है इसके आगे एगो इनर्ट आइटम भी लगता है, तो ये है सी इसका आंसर। थोड़ा सा टफ टाइप का सवाल हो गया क्योंकि ये सब हमको नहीं लगता कि हम लोग 10वें तक पढ़े थे, ये शायद 11th का टॉपिक है, तो उस वजह से थोड़ा सा तो टफ हो गया। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ट्रांजिशन मेटल यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया, तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देख लीजिएगा। हालांकि इसका एग्जाम्पल आगे आपको सवाल में भी मिलेगा, दूसरे पेपर में रिपीट भी मारा था। ठीक है, अगला सवाल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना तो क्या बनेगा, मैकेनिक्स बनेगा, मैकेनिकल एनर्जी वाला चीज बनेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी का अगर यूनिट पूछ दिया तो जूल हो जाएगा, अभी जस्ट बताया आपको। ठीक, 48 में आते हैं। देखिए इंडिकेटर एकदम फेवरेट टॉपिक है साइंस में, एक क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, इंडिकेटर से गिरेगा आपका, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या आने वाला कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का अगर वो एग्जाम है, इंडिकेटर से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटी है, समझ गए। तो इंडिकेटर को बढ़िया से डेप्थ में पढ़िएगा, ये अभी आपको पढ़ा भी देते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, यानी अगर ऐसा इंडिकेटर जिसमें अगर एसिड डालिएगा तो कलरलेस हो जाएगा और पिंक हो जाएगा अगर बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्षारीय विलयनों में गुलाबी हो जाता है। ठीक, तो ऐसा क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन इसका आंसर हो जाएगा, ये एक इंडिकेटर होता है। तो एसिड में ये कलरलेस हो जाता है और बेस में ये पिंक होता है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर है जो कि एसिड में लाल रंग का हो जाता है और बेस में पीला रंग का हो जाता है, समझ गए। ये सबको लिखिए अपने कॉपी में, आप लोग कर रहे हैं ये बैठ के बस इसको सुन रहे हैं, अभी छठ उठ बीता होगा, सब थकल होगा, तो बैठ के खाली इसको ऐसे ही प्रवचन जैसे सुन रहा है, वैसे नहीं चलेगा बाबू, लिखना पड़ेगा, समझे। यहाँ लोग वर्ल्ड कप छोड़ दे रहे हैं, मेरे जैसे लोग कह रही इस बार तो हम कोई मैच ही नहीं देखे वर्ल्ड कप का, सोचे कि चलिए इस बार हम नहीं देख रहे हैं तो जीत रहा है इसलिए पूरा ही नहीं देखेंगे, जब फाइनल जीत जाएगा तो खबर पढ़ लेंगे, याद उद कर लेंगे कितना किसको क्या क्या मिला, कौन जितना, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। हम लोग का जिंदगी अब यही वाला रह गया, मैच एंजॉय बाद में करना, पहले उसका बात याद करो एग्जाम के लिए। चलो अगला आते हैं, क्या है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये भी एक तरह का इंडिकेटर ही है। ये क्या है, एसिड में डालिएगा तो पीला हो जाएगा, बेस में डालिएगा तो नीला हो जाएगा और न्यूट्रल रखिएगा तो हरा हो जाएगा। तो ये क्या है, पूरा है आपको एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल का थोड़ा थोड़ा बात हो गया। ग्रीन हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा आपका एसिड में और ब्लू हो जाएगा बेस में, समझ गए। तो इसको भी याद कीजिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का चीज है, ये सब जनरली बुक्स में भी नहीं मिलता। मिथाइल रेड जो होता है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है क्योंकि
ये पिंक या रेड हो जाता है जब 4.4 से नीचे वाला पीएच होता है। पीएच बेसिकली क्या होता है, पीएच अगर पीएच 7 रहेगा आपका तो वो न्यूट्रल कहलाएगा, यानी पानी। 7 से इधर जाएगा यानी कम होगा ना, तो ये एसिड की तरफ मूव करेगा, और 7 से ऊपर बढ़ेगा तो ये बेस की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये कब, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर प्रेशर अगर वेरी करेंगे तो ये भी घसक जाता है। खैर ये सब छोड़िए, सब 11-12 का है। मेन बात है कि 7 से नीचे रहेगा तो एसिड रहेगा। तो ये कितना है, 4.4। तो यहाँ पे कहीं पे 4.4 होगा। इससे कम अगर रहेगा ना तो पिंक या रेड हो जाएगा, मिथाइल रेड। ठीक है, अगर 6.2 पीएच से ऊपर रहेगा ना, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 6.2 होगा, इससे ऊपर जाएगा तो ऑरेंज हो जाएगा, सॉरी पीला हो जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो पीला रंग का हो जाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे रहेगा ना तो यहाँ पे ये ऑरेंज रंग का होगा। तो ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, लगता नहीं कि एग्जाम में आएगा, लेकिन स्पेशल टाइप का है। ये तो मतलब हो गया कि जेपीएससी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा इससे, कि कितना पीएच पे कौन सा रंग होता है। लेकिन हम इतना लेवल तक भी आपको करवा दिए कि एग्जाम में अगर ऐसा सवाल भी गिर गया तो डरने घबराने का कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, पेपर 3 का टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो ये वाला जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप बार बार देख रहे हैं, इस पे मैसेज मार के पूछ सकते हैं कि हाँ ये वाला जो है टेस्ट सीरीज, इसमें क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा। झारखंड जीके का जो रिवीजन नोट्स है इसके बारे में हम आपको पहले ही बताया। अगर इसके बारे में पूछना है तो यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ इसका क्या सिस्टम है, कैसे कैसे अपडेट होगा, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछेगा। और हाँ, ये जो आदमी है ना, इससे आप लोग पूछने लगते हैं कि भैया तैयारी कैसे करें, क्या होगा ये वो, इससे मत पूछिए। लोल बकलोल आदमी है ये, इसको ये सब चीज नहीं मालूम है, ये बस ऐसे ही नंबर ऑपरेट करता है, समझे। टीचर उचर नहीं है ये, तो इसको नहीं परेशान किया कीजिए, समझ गए। टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा बाबू, अब नहीं तो कब, समझे। और यहाँ पे रैंक भी पता चलता है ना, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से पेपर हो गया चेंज। इसमें क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, लीवर होगा। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या है, ये सारा ग्लैंड जो है कौन कौन सा हार्मोन निकालता है। ठीक है, ग्लैंड का काम क्या है, हार्मोन निकालना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, GH। एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकलेगा, एड्रेनलिन निकलेगा। हाइपोथैलेमस से, अरे वाह ये कितना बड़ा नाम है जी, गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको GRH से हम लोग याद किए थे। तो आप लोग भी बस GRH याद रखिएगा तो एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, हम तो GRH से याद किए थे, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना पड़ता है आप लोग के लिए। लीवर में IGF होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ऐसे तो लीवर बहुत सारे दूसरे दूसरे हार्मोन्स को भी निकालता है, ठीक है, लेकिन हम एक हार्मोन का बात करें वो IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक, चलिए 38 में आते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन 38-38, ये सब तो नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको हटाइए। सबसे जो कड़ा सब्सटेंस है मानव के शरीर में, सबसे कड़ा सब्सटेंस, सबसे कड़ा चीज क्या है। तो बहुत तो बोलेगा सर मेरा तो दिमाग है बहुत कड़ा है, कुछ घुसता ही नहीं है। तो नहीं, उसका बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ एक्चुअल में क्या है, उससे भी कड़ा एक चीज होता है, तो वो है दांत की परत, यानी कि टूथ इनेमल। ये जो है मानव शरीर का सबसे कड़ा पदार्थ है। ये जो है वो किस चीज से बनता है, हाइड्रोक्सी पटाइट। बाप रे, हाइड्रोक्सी पटाइट, हम तो कुछ HP ऐसे करके कुछ याद किए थे, लेकिन इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी पैटाइट। ठीक, इसका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम, नीचे में 5 लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट मारिए, PO, नीचे 4 लगाइए, फिर यहाँ 3 लगाइए, और ये होगा OH। तो इतना बड़ा इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऐसे ही बस लिख दिए। मेन अगर बस इतना भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये होता है रिपीट मारने वाला सवाल है नीचे। तो ये हाइड्रोक्सी पटाइट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दिमाग उमाग वाला जोक में बुरा मत मान जाइएगा जी, बहुत लोग बुरा मान जाता है, ऐसे काहे बात करते हैं, रूडली काहे बात करते हैं। अरे आप लोग का मन लगा रहता है ना, ऐसे बताइए। हम नॉर्मली अगर पढ़ाते जाएंगे, लेक्चर है कितना लंबा बनेगा बताइए, पूरा बहुत लंबा लेक्चर है अभी। तो इतना लंबा लेक्चर हम नॉर्मली पढ़ाते जाएंगे तो बीच बीच में सूझ जाइएगा ना जी आप लोग, तो मजा कैसे आएगा आप लोग को। तो थोड़ा थोड़ा हम बीच में बात करते हैं, ठीक, इससे बुरा मत मानिएगा। बहुत लोग बुरा मान जाते हैं इतना छोटा सा चीज में। अभी दिमाग कड़ा वाला बात बोल दिया तो बोलेगा अरे तुम्हारे दिमाग कड़ा है, हमको कुछ ही बता रहा है। ठीक है, तो मजाक को मजाक की तरह लीजिए। चलिए, अच्छा, रात को पेड़ के नीचे कहीं नहीं सोना चाहिए कि ऊपर से आम गिर गया, लकड़ी उकड़ी गिर गया, कहीं निकल गए तो, लेकिन नहीं, वो कारण नहीं है। तो बच्चा से हम लोग पढ़े थे, क्योंकि रात क्या है, पेड़ से रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से वो अगर आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रात को निकलता है, तो उसके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। ठीक, ये हो गया सिंपल आंसर। वैसे इसका एक इसी तरह सा एक और क्वेश्चन बनता है कि रात को जो है सो कोयला का चूल्हा जला के या किसी भी तरह का चीज जला के रात को जो आपका रूम है उसको बंद करके कहीं नहीं सोना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है कि वहां पे एक जहरीला गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे ई का बन गया जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO,
ठीक है, जब ठीक से कोई कोयला या फिर लकड़ी सब ठीक से नहीं जलता, कम हवा में जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। खिड़की दरवाजा आप सब कुछ बंद कर दिए तो हवा इसको कम मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगा। और ये क्या है, जहरीला गैस है, बहुत देर तक अगर आप इसको सांस में ले लिए तो मर जाइएगा। तो इसलिए झारखंड में खासकर ठंडा के दिन में भी बहुत सारा ऐसा ऐसा खबर आता है, क्योंकि क्या होता है, लोग तो है उतना पढ़ा लिखा या अवेयरनेस का कमी है, तो बोरसी जला लेगा आराम से। बोरसी तो आप लोग जानबे करते होंगे जी, तो बोरसी जलाएगा और सिम जला के सूत जाएगा। तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खिड़की दरवाजा कम से कम कोई एक खिड़की खोला रखना चाहिए। वेंटिलेटर बड़ा बड़ा होना चाहिए। आजकल जो फैंसी छोटका छोटका वेंटिलेटर लगा दिया उससे काम नहीं चलता है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। अरे यार फिर हिल गया तुम, कहा था, हाँ यहाँ था। चलिए हम इसको रहे और ये आ रहा है। चलिए 40 नंबर में आते हैं। कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है कोई भी पदार्थ, उसको जानने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंपाउंड है जिसका इंडिकेटर, अभी 4 गो इंडिकेटर ऊपर आया ना, ठीक है। ऐसे लिटमस इसका कॉमन एग्जाम्पल है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, लेकिन ऊपर में और 3-4 को अलग अलग आया था पिछले बार, तो देख लीजिएगा ये सब इंडिकेटर से। देखिए फिर एक और एग्जाम का पेपर में क्वेश्चन गिरा हुआ था, ठीक है। सबसे जो स्टेबल होता है या सबसे इनर्ट एटम होता है, उसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, उसके आउटर शेल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 8 को मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये वाला दे दे कि ये लाइन दे दे और बोले कि इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक ना। चलिए 42 में आते हैं। ऐसे हाँ, ऑक्टेट रूल से ध्यान आया, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए सारा, समझे। बहुत काम देगा एग्जाम में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी निकल जाएगा कि 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेना है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इससे भी बन जाएगा, ठीक। तो इसको याद करके जाइएगा, मजाक नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटी है यहाँ से। 42 नंबर में आते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन में आते हैं, फिर बार बार नंबर बोलने का आदत हो गया। चलिए एक गाड़ी है, ठीक है, कार है। चलिए किसी दिन हम लोग भी खरीदेंगे, अभी तो औकात नहीं है। तो एक कार है, 3 मिनट में 3.6 किलोमीटर चलता है, 3 मिनट में, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब आप बोलिएगा अरे मैथ्स का सवाल साइंस बोल के करवा रहे हैं जी, तो नहीं, मैथ्स का सवाल नहीं है बाबू, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी आता है। एवरेज स्पीड का है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला में बैठाइए प्यार से, ऊपर में क्या लगाइएगा, 3.6 लगाइएगा किलोमीटर में, नीचे का है 3, लेकिन 3 मिनट में है, तो मिनट के लिए क्या है, नीचे में वो 60 से डिवाइड मारना पड़ेगा, यानी ऊपर में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 1.2, 12 छक 72 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सेकंड से मिनट ये सब कन्वर्ट करने, पूरा ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब में गलती नहीं कीजिएगा। चलिए 43 में आते हैं। गलती कीजिएगा तो क्या कहलाइएगा, बकलोल कहलाइएगा, और क्या कहलाइएगा, ये सब बच्चा वाला चीज गलती नहीं करना। 43 अगले सवाल में आए। अब देखिए ट्रांजिशन मेटल, ऊपर हम लोग पढ़े थे ना ट्रांजिशन मेटल, उससे फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिपीट मारा है, लेकिन इस बार क्या है कि ये 3 कंपाउंड आपको पूरी दे दिया। वहां पे क्या था कि पूरा एक ट्रांजिशन सीरीज था, उसका पूछा था, तो ये थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी उससे मिलता जुलता ही है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये जो है आपका क्या है, इसका केमिकल जो है जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी याद कीजिए। और इनको कहते क्या है, इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक। 44 में आते हैं। प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, तो प्रेशर का यूनिट जो है वो आपका पास्कल होगा, ठीक है, पास्कल जो है, ठीक है, पीए से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या है, प्रेशर का यूनिट। प्रेशर होता क्या है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया ये प्रेशर होता है। वोल्ट जो है वो किसका यूनिट है, तो ये पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम लोग प्यार से क्या भी कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, कि कितना वोल्टेज के करंट मार दिया इसको, तो ये वाला वोल्टेज या वोल्ट, ठीक। जूल जो है, जूल किसका होता है, तो अभी हम 7 बार 10 बार आपको बता दिए कि जूल किसका है, वर्क का या एनर्जी का जूल होता है। और न्यूटन जो है वो किसका होता है, फोर्स का, ठीक है, यानी बल का। बल का यूनिट क्या होता है, फोर्स, न्यूटन, जिसको किससे डिनोट करेंगे हम, एन से, एन फॉर न्यूटन। न्यूटन वही न्यूटन बाबा, जो फिजिक्स का जहां से एक तरह समझिए शुरुआत है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। H2 होगा तो H2O, ये तो हो गया आपका वाटर, कॉमन वाटर, ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। तो ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ड्राइंग एजेंट है, या दोनों, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है। तो दूसरा जो केमिकल है उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर जाता है, ये बोथ है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन हो सकता है हु बहू भी आपका रिपीट मार जाए, ठीक है।
अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया है तो आपका फर्ज क्या बनता है, एक चार्ट आप टेबल बनाएंगे अगर आपके पास पहले से नहीं बना हुआ है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होता है, कम से कम 5-5 एग्जाम्पल याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। नट क्रैकर, ठीक है, सुपारी तोड़ने वाला जो होता है, या व्हील बैरो, व्हील बैरो यानी कि ठेला, ठीक है, ठेलवा जिससे आके गुपचुपवा खाते हैं ना, वो वाला ठेला। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन सा तरह का लीवर है ये लीवर, तो ये सब है जो है 6 क्लास या 7 क्लास में शायद पढ़ाया जाता है। तो ये जो है आपका क्लास 2 लीवर का एग्जाम्पल है, क्लास 2 लीवर, ठीक। तो सारे लीवर का क्लास का हम एग्जाम्पल आपको बता देते। क्लास 1 जो लीवर है वो क्रोबार, सीसॉ या सीजर्स, ठीक है। सीसॉ यानी कि वो जो बचवा में खेलते थे ना, इसे बीच में लगा रहता था, एगो यहाँ बैठेगा एगो यहाँ बैठेगा, ऊपर नीचे करते रहता था। सीजर तो आपका कैंची हो गया। व्हील बैरो आपका ठेला वाला गाड़ी है, या फिर सुपारी तोड़ने वाला नट क्रैकर जो है, बॉटल ओपनर जो है, यानी डोर, दरवाजा भी आपका क्लास 2 लीवर का एग्जाम्पल है। और क्लास 3 लीवर में क्या आ जाएगा, तो मछली मारने वाला जो कांटा होता है वो ट्वीजर यानी कि चिमटा होता है, ठीक है, जिससे लड़की लोग अपना एक दो जो मूछ निकल जाता है ना लड़की लोग का, उसको ऐसे से उखाड़ती है ना जिससे, वही वाला। क्रिकेट बैट, ये भी आपका एग्जांपल है लीवर का, ठीक है। क्रिकेट आज देख रहे हैं, अरे कल देखे थे, अरे वीडियो हम आज बना रहे हैं, देखिएगा तो आप लोग कल। शोवेल जो होता है, ये वाला नहीं होता है जी, जिससे खोदा जाता है जमीन ऐसे करके। अरे साला कैसा ड्राइंग है मेरा, हमेशा खराब था। ऐसे नहीं होता, इसको डालता है ऐसे मट्टी से कोड़ कोड़ के मटिया निकाल देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका शोवेल। चलिए फिर हिल गया हो, कितना हिलता है। लाल रंग ही चाहिए हमको, लाल से ही लिखेंगे जाओ। चलिए यहाँ आ गया। पर्सपिरेशन यानी कि जो पसीना निकलता है ना, उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है पर्सपिरेशन, ठीक। तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर के लिए पर्सपिरेशन यानी कि स्वेदन का इस्तेमाल किया जाता है शरीर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सबसे अबंडेंट एलिमेंट यानी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। धरती का जो क्रस्ट है उसमें भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन ही पाया जाता है। लास्ट वीडियो में शायद हम आप लोग को सिलिकॉन बता दिए थे, वो सिलिकॉन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, पहले में क्या आता है, ऑक्सीजन ही आता है धरती में भी, और मानव शरीर में पहले में आता है ऑक्सीजन, ठीक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो किस चीज की का ट्रीटमेंट करता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, चमड़े के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। कहाँ लिखें जी, यहीं लिखते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अंग्रेजी के टीचर नहीं है हम, तो स्पेलिंग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। लिम्ब यानी कि हाथ पैरों का जो डॉक्टर होता है वो एक तरह से हड्डियों का ही डॉक्टर होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपीडिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑर्थोपीडिस्ट या ऑर्थोपीडिक सर्जन भी कह सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका हड्डियों का डॉक्टर। तो इस तरह से क्या है, 5-6 और अलग अलग जो है अंगों का निकालिएगा, जैसे जो दिल का डॉक्टर होता है, दिमाग का डॉक्टर होता है, फिर इस तरह से और 5-6 को निकल जाएगा, तो एक चार्ट में अपना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 40 में। डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू और फिर मिनिमम से मैक्सिमम जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कि क्या चीज कंप्लीट हुआ। तो पहले ही जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, इससे मिनिमम में आएगा, ठीक है, ये मिनिमम हुआ और फिर गया मैक्सिमम में, तो ये यहाँ पे इसका क्या चीज कंप्लीट हो गया, तो इसका एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीलेशन या एक दोलन इसका कंप्लीट हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं। तो इसका एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ। उसी तरह से वेव वेलोसिटी, तो ये जो वेव होगा किसी भी चीज का, जितना तेजी से घूमता है अपने मीडियम में, उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1/टाइम पीरियड हुआ। और पिच क्या है, पिच जो है एक तरह से फ्रीक्वेंसी के से ही रिलेटेड है, यानी कितना लाउड आपको कोई चीज लग रहा है, लाउड मतलब कि तीखा, एक तरह से कह लीजिए तीखा कितना आपको लग रहा है कान में, वो पिच होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, डैश होता है। तो वर्चुअल होता है, हाँ वर्चुअल तो होता है। बिहाइंड द मिरर होता है, हाँ आईना के पीछे भी बनता है, लेकिन इनलार्ज होता है क्या, जैसे ये जो प्लेन मिरर है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे मान लीजिए छोटू खड़ा है, ठीक है, छोटू आज देख रहा है, कॉलेज जाने से पहले अपने आप को आईने में निहार रहा है, तो ऐसा क्या है कि पीछे इसका छोटू की जगह यहाँ बड़ा बनेगा, क्या बड़ू बन जाएगा, नहीं, जो जितना छोटू है जितना बड़ा उतना ही बड़ा ना बनता है जी। प्लेन मिरर में कोई साइज में चेंज नहीं करता है, छोटू है तो छोटू ही दिखेगा, ठीक है। अब बोकला जैसा दिखता है तो बोकला ही जैसा दिखेगा, आईना झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता था पुराने जमाने में कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहा। तो गलती अपने में है, आईना उसको दिखा देगा,
बहुत लोग उसके बाद आईना जाके साफ करता है। खैर, टॉपिक से भटक गए हम। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इनलार्ज नहीं करता यानी बड़ा नहीं करता, तो इसको हटाइए। वर्चुअल होता है, हाँ होता है। बिहाइंड द मिरर भी होता है, हाँ होता है। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ, सब कुछ इसमें सही बैठ गया, तो बी आ गया। अब देखिए, प्लेन मिरर वो आपको आ गया, जब यहाँ पे दे दिया तो आपको करना क्या है एग्जाम में, कॉनकेव मिरर जो हुआ, कॉन्वेक्स मिरर जो हुआ, उसको भी आप देख के जाएंगे। उसके साथ जितना तरह का लेंस है, 2-4 तरह का, हाइपरबॉलिक, ये वो फलाना ढिमका, वो भी एक बार देख लेंगे। उसका बेसिक बस देख लेंगे कि अगर एक चीज से पूछा तो उससे भी पूछ सकता है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये सब जो चीज है वो भी देख लीजिएगा क्या जाता है। न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है वो क्या होता है, इसमें से कौन सा है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक एसिड और बेस जो है मिल के सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यानी कि एसिड में जब बेस मिलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और एक पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल क्या दिया जाता है आपका, कॉमन एग्जाम्पल एसिड का एग्जाम्पल कॉमन क्या है, HCl है। इसमें जब NaOH मिलाएंगे, ये बेस हो गया, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, और H2O मिलेगा जो कि वाटर है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। उसके साथ में एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। यानी कि एक एसिड लेंगे, उसमें अगर हम मेटल डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कोई तरह का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह एसिड के जगह हटा के अगर हम बेस भी मिलाएंगे ना, बेस में भी मेटल मिलाएंगे तो वही काम होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। 10th तक का जो साइंस है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, आगे जाइएगा तो इसमें बहुत एक्सेप्शन उक्सेशन आ जाता है, वो सब हम नहीं गिन रहे हैं यहाँ पे। 10th तक का साइंस हम लोग का सिलेबस में है, तो उसके लेवल तक हम ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन देखिए, लिटमस क्या है, किस चीज का एग्जांपल है, इंडिकेटर है। फिर से घुमा फिरा के इंडिकेटर आया ना, तो इंडिकेटर देखिए इतना बार रिपीट मारा है, अगर आप एग्जाम में फिर भी इंडिकेटर नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप जेएसएससी को कुछ नहीं बोल सकते, गलती आपका है, 3 नंबर आप जाने दिए, फ्री का 3 नंबर है। तो लिटमस को जब बोरैक्स के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो क्या बनता है, अब लिटमस क्या बनेगा, या तो लाल बन सकता है या तो ब्लू बन सकता है। तो पिंक उंक तो ऑप्शन से हटाइए, पिंक ऑरेंज ये सब तेल लेने जाए, रेड या ब्लू में से आपको देखना। 50-50 में यहाँ पे अगर आप ब्लाइंड गेस भी लीजिएगा तो 50% संभावना है कि आप सही हो जाइएगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आना है, जब 2 ऑप्शन कट गया जरूर आप गेस लीजिए, ठीक है। वैसे इसका आंसर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बोरैक्स जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है, ठीक है। जब पानी में इसको मिलाते हैं ना तो एक बेसिक सॉल्यूशन बना देता है। इसको घर में वैसे साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। पिछला क्वेश्चन याद कीजिए क्या था, कि इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा इससे, मान लीजिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो H+ का आयन बनेगा ना, ये प्लस है, यानी प्लस यानी क्या, हम क्या सिखाए आपको कि कैट को इमेजिन कीजिए कि कैट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कटायन हो जाएगा, खत्म कहानी, समझ गया। वैसे फर्मियन यहाँ पे एक टर्म मिला, फर्मियन क्या होता है, वैसे डीप में तो हम आपको नहीं समझा सकते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिजिक्स हो जाएगा इसमें, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। अब बोलेंगे आप सब एटॉमिक पार्टिकल ये का चीज होता है, तो कोई भी चीज जो एटम से भी छोटा होता है और एटम के अंदर रह सकता है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। यानी एटम से छोटा साइज का जो पार्टिकल होता है वो कहलाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। फर्मियन एक तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आ गए, सिल्वर का जो कांच आर्टिकल होता है वो काला हो जाता है, यानी चांदी रख दीजिएगा ना, चांदी का जो आभूषण होता है थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है, तो किस चीज की वजह से काला होता है, तो Ag2S, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड बनता है, उसके वजह से काला रंग का हो जाता है, ठीक। अगला सवाल क्या है, अरे भगवान फिर ये हो गया यार, कहाँ है अगला क्वेश्चन, छुट्टी लिया जाए क्या बीच में, बहुत लंबा जा रहा है, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पावर का संबंध वर्क और टाइम से, यानी कि पावर कार्य और समय से कैसे संबंधित है। तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ये होता है पावर। तो कौन सा है, वर्क बाय टाइम, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब वर्क का जो यूनिट था वो जूल था, टाइम का जो यूनिट था वो सेकंड था, तो पावर का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग और किस चीज से डिनोट करते हैं, W यानी वाट से, वाट, ठीक है। आप लोग जब सुनेंगे 9 वाट का बल्ब है, 12 वाट का बल्ब है ना, तो वो सारा पावर का है, वो उसका पावर दिखा रहा होता है बल्ब का, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे बार बार दिख रहा है, अरे यहाँ पे आ गया थोड़ा सा दूसरा सवाल है, ये सबको इग्नोर मारिए, ये सब कंप्यूटर वाला ही सब हम बाद में आपको करवा देंगे, समझे। थोड़ा सा इकोनॉमी में घुस गया, यहाँ से फिर से शुरू ना, ये भी नहीं, ये पूरा पेज ही गलत था, ये सब साइंस का सवाल नहीं है, यहाँ पे है साइंस का सवाल। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का जो कंप्लीट डाइजेशन है
पूरा डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा यानी फैट का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका पूर्ण पाचन होता है। स्टोमक में यानी कि जो पेट है उसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू होता है, ठीक है। पेप्सिन नामक पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू करता है पेट में, लेकिन इसका कंप्लीट जो ब्रेकडाउन होता है वो आपका कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होगा। और बड़ी आंत में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आपका पानी और इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट का अब्सॉर्प्शन होता है आपका बड़ी आंत में, ठीक है। तो अगर किसी बच्चा का अगर पेट खराब हो जाता है तो उसको क्या चीज का कमी हो जाता है? पानी का और इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि उसका बड़ी आंत जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से वो उसको प्रॉब्लम होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें से कौन है जो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल नहीं है, ठीक है। यानी रेप्टाइल सरीसृप दिमाग में रखिए, सांप ऊप से जैसा दिखने वाला या रिलेट करने वाला चीज कौन सा नहीं है? तो स्नेक, ये तो नम्मे सांप है जी, सांप से तो रिलेट करबे करेगा, इसको हटाइए। लिजर्ड यानी कि छिपकली, ये थोड़ा थोड़ा सांप जैसा तो दिख ही जाता है। क्रोकोडाइल बड़ा वाला छिपकली है, इसको भी हटाइए। वेल हो जाएगा आपका आंसर। वेल क्या है आपका? मैमल है, यानी कि स्तनधारी है, ठीक है। वेल आपका मैमल है, मछली नहीं है जी, मैमल है, स्तनधारी है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ, गन्ने का रस को निचोड़ने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है। बचा हुआ जो फाइबर होता है उसको क्या खाद कहते हैं? नहीं जी, खाद काहे कहेंगे। शीशे का बेकार टुकड़ा यानी कि क्यूलेट, नहीं ये भी नहीं कहते हैं। चारा यानी कि फॉरेज, नहीं ये भी नहीं कहते हैं। खोई कहते हैं, यानी अंग्रेजी में क्या बोल देंगे इसको? बैगेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। एग्जाम में याद रखिएगा, खासकर अगर आपका जेएसएससी सीजीएल है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका सवाल, तो टेंशन लेने का बात नहीं। हो सकता है आगे ऐसे ऐसे नहीं रहेगा हिंदी इंग्लिश, लेकिन ये जो ऑनलाइन हुआ था ये वाला पेपर, इसलिए सामने सामने आपको मिल रहा है। होगा क्या ना कि यहाँ पे इंग्लिश है, 3 पेज आगे पलटिएगा तब यहाँ पे हिंदी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको अंग्रेजी नहीं बुझा रहा ना, जैसे ये क्वेश्चन हमको खुद अंग्रेजी नहीं बुझाया था कि का बोल दिया, लेकिन जब हिंदी में पढ़े तो समझ में आ रही कितना सिंपल क्वेश्चन है जी। शीशे का बेकार टुकड़ा, हमको पता नहीं था क्यूलेट को कहते हैं, तो ये तो हम अंग्रेजी में पढ़ते तो क्वेश्चन है छोड़ देते, लेकिन हिंदी में पढ़िएगा तो इसका आंसर पटापट मिल जाएगा आपको, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सबसे लोएस्ट किसका है? थोड़ा सा टफ वाला ये आपका सवाल हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होने का मतलब क्या है ना, कि अगर एक मेटल है, मान लीजिए एक मेटल का छड़ी है, ठीक है, लोहा का छड़ी या कोई भी तरह का छड़ी है, इसको जब आप गर्म करने लगिएगा ना, गर्मी दीजिएगा तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा। कोई भी मेटल होता है थोड़ा सा फैलता है ना, तो कम लो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होने का मतलब है कि ये कम जल्दी फैलता है, मतलब इजीली ये नहीं फैलता है। तो ब्रास यानी कि पीतल, तांबा और लोहा, ये तीनों क्या है? बहुत इजीली गर्मी देने पर फैलने लगता है। शीशा यानी कि लीड जो है वो इजीली नहीं फैलता, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद एनसीईआरटी में हम कहीं देखेंगे ये वाला, पर छोड़िए अभी के लिए नहीं। 70 में आते हैं। इसमें से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? ठीक है, इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी, इसमें से आपका करंट जो है वो इजीली पास नहीं करता, उसको कहते हैं हम लोग क्या? इंसुलेटर। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि इंसुलेटर कौन नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, नहीं है इंसुलेटर। तो रबर क्या है? इंसुलेटर तो है, इसको हटाइए। सेरेमिक भी है, प्लास्टिक भी है, निक्रोम नहीं है, ठीक है, नाइक्रोम। ये आपका इंसुलेटर नहीं, ये कंडक्टर है, इसके अंदर से हीट बहुत अच्छे से पास होता है। जो आपका खाना बनाने वाला जो कुकिंग हीटर होता है ना, और जो पुराना जमाना में आपका रूम हीटर भी होता था, वैसे अभी बहुत लोग वो वाला भी यूज करता होगा, उसमें भी आपका निक्रोम का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोर जो है, फंक्शनल मेगास्पोर, वो किस चीज में बदलता है? इम्ब्रियो सैक। मेरा बायो थोड़ा सा कमजोर था इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमको तो टफ लगा, आप लोग बताइएगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है यानी कार्यात्मक मेगास्पोर जो है वो भ्रूण कोश में बदल जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक। अच्छा, वैसे ये पूरा जो आपका लेक्चर है ना, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोडेड है, बताना भूल गए थे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा। पिन कमेंट में आपको लिंक है, वहां से जाना है, इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ में जो हम एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, वो नहीं मिलेगा। तो पीडीएफ आप जाइए, उसको प्रिंट आउट वगैरह लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वहां से टेलीग्राम में आप जाइए, चैनल पे अपलोड किया हुआ होगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 72 नंबर में आते हैं। एटॉमिक मास फ्लोरीन आइटम का, फ्लोरीन का एटॉमिक मास पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं पूछ रहा। लेकिन मास जानने के लिए क्या है? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आप जानते हैं x, तो इसको दुगना कर दीजिए, यही आपका एटॉमिक मास होता है मोटा मोटी, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो 9 को जब दुगना कीजिएगा तो 9 2 11 नहीं 18 हो जाएगा। तो 18 के आसपास देखिए, 19 आपको दिख रहा है, 19 पटाख से इसका आंसर मार दीजिए, खत्म कहानी।
अब वैसे बाकी सब आंसर भी देखिए कितना दूर दूर रखा है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला चीज भी याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर से दुगना कर दीजिएगा तो मोटा मोटी आपको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। इसीलिए हम बोल रहे थे 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होना चाहिए, समझे। 73 में आते हैं, IF3 जो केमिकल कंपाउंड है उसका कलर क्या है, तो ये आयोडीन ट्राइफ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। ये जो है आपका थोड़ा थोड़ा पीला या फिर ऑरेंज कलर का कह सकते हैं, ऑरेंज टू येलो कलर इसका कलर होता है, ठीक है। वैसे येलो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादातर येलो ही इसको मानते हैं। इसका जो ओडर है वो पंजेंट यानी बहुत कड़ा इसका दुर्गंध इससे निकलता है, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा एक रैंडम टाइप का सवाल हो गया, हमको समझ नहीं आया इसको देने का तुक, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। ये हो गया, ये सब रटने वाला क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाने का कम स्कोप है। अरे महाराज फिर तुम हिल गया रे। चलिए 74 में आते हैं, केमिकल मेथड जो है इसमें से मिक्सचर को सेपरेट करने का यानी मिश्रण को सेपरेट करने का इसमें से कौन सा ऐसा विधि है जो केमिकल नेचर का है, केमिकल नेचर का। अब फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या है, एगो फिल्टर पेपर लगाए, ऊपर से सामान गिरा, यहाँ से हट गया, तो ये क्या है, फिजिकल मेथड है, केमिकल तो है नहीं, इसको हटाइए। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि हीट ये सब का इस्तेमाल होता है, गर्मी का इस्तेमाल होता है, इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या है, बॉयल कर दीजिए, अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्टिल हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक तरह का केमिकल मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। 75 क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में मतलब अगर एक बॉल है जिसको h की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, और 15 सेकेंड लेटर वो जमीन तक पहुंचता है, यानी कि h ऊंचाई से एक बॉल को हम गिराए, नीचे जमीन तक उसको पहुंचने में कितना लगा, 15 सेकेंड का समय लगा, तो h का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो इसमें जो 3 इक्वेशन होता था, एक क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एगो होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होता था, इसमें से कोई एक इक्वेशन ऐसा ऐसा सवाल में लगाया जाता है। तो हम देखते हैं मेरे पास क्या क्या गिवन है। अगर उसको ड्रॉप किया जा रहा है तो मेरे पास u गिवन है, ठीक है, उसका ऊंचाई यानी कि s गिवन है हमको, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g जो है वो आपका a का जगह लेगा, तो ये भी गिवन है, और टाइम गिवन है। तो इस हिसाब से हमको देख देख के क्या लग रहा है ना कि हाँ ये वाला सही लग रहा है, सबसे सही बैठ रहा है। तो s के जगह पे हम h निकालेंगे, h इज इक्वल टू u इंटू टी। अब ये वाला तो खत्म हो जाएगा क्योंकि u जो है आपका 0 है, यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा था, u का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा ही खत्म हो गया। हाफ g के जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे तो 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे हम चलिए ना 10 ही लेके कैलकुलेट करते हैं क्या जाता है, चलिए। और टी स्क्वायर, टाइम कितना है 15 है, तो 15 गुणे 15, ठीक है, और 2 से यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, 15 15 225, लास्ट में 5 किसका है जी, इसका है। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे सवाल आ रहा है फिजिक्स में, समझे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी लीजिए, वहां पे जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाइए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत छोटा है यार, इतना मेहनत के लिए इतना कम सब्सक्राइबर हम लोग डिजर्व करते हैं, थोड़ा सा और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, इंसुलिन जो है वो किस चीज को रेगुलेट करते हैं, यानी इंसुलिन किसे विनियमित करता है। तो इंसुलिन किससे रिलेटेड है, आपका शुगर हो जाता है हमारे यहाँ, जिसको बोला जाता है कि एकरा शुगर हो गए। तो शुगर यानी कि आपको क्या है, डायबिटीज, तो डायबिटीज, शुगर, ये सब किससे रिलेटेड है, ब्लड ग्लूकोज लेवल से, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में इंसुलिन का योगदान होता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज में भी देख लेते हैं कि कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के लिए फीमेल्स में एस्ट्रोजन और मेल में यानी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है, ठीक है। हार्ट बीट का रेगुलेशन में एड्रेनलिन एड्रेनलिन ये जिम्मेदार होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, यानी कभी भी डर उर का या एक्साइटमेंट का स्थिति आएगा ना, जैसे किसी को स्पीच देना होगा या एग्जाम डे जब आप लोग का आएगा, तो आपका दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाता है पेपर आने से पहले, वो एड्रेनलिन की वजह से होता है, ठीक। फिजिकल ग्रोथ यानी कि शरीर का लंबाई उम्बाई कितना होगा वो किससे डिसाइड होता है, वो ग्रोथ हार्मोन एक होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, हम लोग पहले ही देखे। तो GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ये आपका फिजिकल ग्रोथ को यानी कि शारीरिक वृद्धि को कंट्रोल करता है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पहले ही इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा जी, बीच बीच से नहीं, एग्जाम से पहले ये वीडियो को रिवाइज करके जाइएगा, बहुत क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, हम आपको गारंटी बताते हैं, ठीक है ना।
मतलब 5 से 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही फंस जाएगा, एग्जाम से आके आप देखिएगा कोई ना कोई ऑप्शन से या क्वेश्चन से कहीं ना कहीं से खेला हुआ रहेगा या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से जरूर भिड़ेगा। 5 से 10 क्वेश्चन का फायदा है, आउट ऑफ 20 हम बता रहे हैं, इसलिए बढ़िया से आप देखिएगा। कोई भी आपका जेएसएससी का एग्जाम अगर साइंस पूछ रहा है, ये वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये बहुत सिंपल सा कॉमन सा सवाल है। होमो सेपियन जो है वो आधुनिक मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथल, ये सब भी 2 पैरों पे चलने वाले जीव थे, लेकिन ये सब मॉडर्न मैन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, सब एक तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। अगला कुछ, अरे यार फिर से तुम हिला, कौन बोला था हिलने? ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा एग्जाम में रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। ठीक है, इसको रो से हम लोग डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या है? ओम मीटर है। ठीक है, ओम जो है, ओम मीटर, ये वाला जो सिंबल है ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। ओम जो है वो किसका है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, क्यू का। और जूल जो है वो 10 बार हम आप लोग को अभी तक बता दिए, वर्क का या एनर्जी का यूनिट जूल है। ठीक, तो यूनिट को बढ़िया से रट के जाइएगा, एक क्वेश्चन लगभग आपका यूनिट से भी बहुत हाई चांस है आने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस में क्या है? ऐसा रिएक्शन जो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ 2 डिफरेंट एटम, यानी 2 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक्सचेंज जब होगा तो दो से डबल, ये वाला आपको याद आना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंपल आपका डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या आते हैं? आयोनिक कंपाउंड को और किस नाम से जाना जाता है? तो आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, इसका एग्जांपल क्या हो गया? NaCl हो गया। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, शेयर करता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक पूरा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो डोनेट कर देता है वो किसी को। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग तरह के कंपाउंड। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें से कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी ऊष्माशोषी प्रोसेस है, प्रक्रिया है? ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक का प्रोसेस का क्या बेसिक मतलब होता है कि ये रिएक्शन होते समय बाहर से ऊर्जा जो है वो अब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, बाहर ऊर्जा दिया नहीं जाता, बाहर से ऊर्जा या एनर्जी या हीट अब्सॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है उस वहां पे होते होते। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल, चलिए पहला आप देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन, यानी बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें अगर हम पानी मिला के इसको डाइल्यूट करेंगे, घोलेंगे, तो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा गर्मी प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, गर्म होने लगता है ये चीज, तो थोड़ा थोड़ा गर्मी प्रोड्यूस होता है, इसलिए गर्मी बाहर निकल रहा है, ना कि गर्मी अंदर आ रहा है। तो ये एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। किसी भी एसिड को अगर आप डाइल्यूट कीजिएगा तो उससे एनर्जी रिलीज होने लगेगा, तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस बेसिकली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप जमा दीजिएगा सॉलिड फॉर्म में तो वो ड्राई आइस होता है, और ये जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, बीच में लिक्विड के लिए नहीं बचता, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ड्राई आइस जब सब्लिमेट हो जाता है ना, तो ये प्रोसेस में ये ऊर्जा खींच लेता है, आसपास से ऊर्जा अपने अंदर खींचते हुए ये काम करता है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन भी आप देखेंगे, ये नहीं एग्जाम में कि बकलोलवा जैसा यही क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे गोला भर दिया, बाद में देखे अरे ये भी था, पढ़ भी नहीं किया हम तो। गोला तो आप वहां से इरेज नहीं कर सकते, एक ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, इसलिए सोच समझ के गोला भरना बाबू। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वैसे एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है सो, लेकिन थोड़ा एग्जाम आने दीजिए तब बनाएंगे। इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है ये भी एक क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब पानी इवापोरेट होता है ना, यानी भाप में बदलता है, तब भी ये ऊर्जा को सोख लेता है थोड़ा सा। इसीलिए जब आपका जो पसीना होता है आपके शरीर पे, जब पसीना जो है वो उड़ता है, इवापोरेट होता है, तो अपने साथ अपने शरीर का आपका गर्मी को सोखते हुए जाता है, उड़ते हुए जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि आपके शरीर से जो गर्मी है वो सोख लिया, कौन? ये पानी इवापोरेट होते हुए। तो ये भी सही है, यानी कि डी आपका, बोथ सब्लिमेशन एंड इवापोरेशन, ये दोनों आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस का यानी कि ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को यानी पौधे को हार्ड, कड़ा और स्टिफ बनाता है? ठीक है, यानी कड़ा और सख्त बनाने में कौन सा टिश्यू का योगदान होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, बोलने में तो जमान यहाँ से धुआं आ गया, साला बाहर ही निकल जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा ये होता है आपका, इससे क्या है? प्लांट जो है वो दृढ़ और सख्त बनता है। ठीक, लंबा लेक्चर लेने का यही दिक्कत होता है, बोलते बोलते समझ नहीं आता क्या बक रहे हैं मुंह से। ठीक है, अगला क्या है?
पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या है, किस चीज में इस्तेमाल होता है, तो फोटोसिंथेसिस और पानी का ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। कॉलेनकाइमा क्या है, ये शक्ति प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एरेनकाइमा जो है वो गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नीचे, जैसे ये जो पौधा है नीचे इसका रूट है, ये रूट सिस्टम होता है, और ये जो ऊपर वाला है ये शूट सिस्टम होता है। तो दोनों के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो एरेन काइमा की वजह से होता है। तो अलग अलग तरह का काइमा वाला जो टिश्यू है प्लांट्स में, ये हम उसके बारे में आपको बता दिए। चलिए अगला आते हैं क्या, 73। रेशियो जो होता है यूजफुल लोड मूव बाय मशीन टू द एक्चुअल एफर्ट अप्लाइड ऑन द मशीन। ठीक है। यानी किसी मशीन द्वारा हटाए गए उपयोगी भार और मशीन पर लगाए गए वास्तविक प्रयास का अनुपात क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियर लोग को पता होगा, बाकी हमको नहीं लगता, नॉर्मल लोग ही सब पढ़ता है। तो ये क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इस चीज को कहते हैं। ठीक, शायद हम लोग 11th में ये वाला चीज पढ़े होंगे, लेकिन 10th तक का तो हमको नहीं याद आ रहा है। बाकी अगर आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में कहीं पे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का आपका डिफिनेशन हो गया। अगले क्वेश्चन आते हैं। मोटर बोट जो है वो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है। और वाटर करंट उस रीजन का 5 किलोमीटर प्रति घंटा 60 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ, यानी ये साउथ डायरेक्शन है, इसके 60 डिग्री ईस्ट में, यानी कि इस तरफ 5 किलोमीटर पर आवर से आपका नदी बह रहा है। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बोट का होगा वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे ए आपका पहला वेक्टर है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स वाला। तो वेक्टर में ए जो है वो नॉर्थ, ये ऊपर जो जा रहा है ये पहला वेक्टर हो गया 15 किलोमीटर नॉर्थ, इसमें 15 आप डालेंगे ए का, ये जो है बी, इसका वैल्यू डालेंगे 5, और कॉस थीटा, थीटा जो है इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होता है। तो यहां से यहां अगर आपका 60 डिग्री बन रहा है तो ये वाला जो पूरा होगा ये क्या होगा, 120 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे कॉस 120 का वैल्यू आप निकालना है। ठीक है। तो जब पूरा चीज आप पुट पार्ट करके वैल्यू जब निकालिएगा ना तो 13.2 ये आपका आंसर निकल जाएगा अप्रॉक्स में। तो ये हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में समय का कोई कमी नहीं रहने वाला है, समझे। तो एग्जाम में कभी भी घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन को देख करके आराम आराम से कीजिएगा, माथा स्थिर करके कैलकुलेशन आप कीजिएगा, एग्जाम में आपको आंसर मिल जाएगा। रिजल्टेंट वाला ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा। इसमें दोनों के बीच का जब एंगल भी निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, tan थीटा, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो खैर वो सब छोड़िए, ये उतना काम का नहीं है, मेन आपका रिजल्टेंट वाला जो है वो काम का आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। जो इंसान का जो आंख होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, ठीक है, यानी मानवीय आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर बनाती है। प्रतिबिंब यानी इमेज वो कहाँ पर बनता है, तो आपका रेटिना पे बनता है, रेटिना पे इमेज बनता है। जैसे ये आंख हो गया, अरे बड़ा खराब ड्राइंग है जी, ये मोटा मोटी समझिए ना, ये आंख है, यहाँ पे आपका ये जो डॉट डॉट से किया ना, ये है आपका रेटिना। तो यहाँ से ऐसे करके लाइट आया, मान लीजिए यहाँ पे फिर से वही छोटुआ खड़ा है, तो छोटुआ का जो इमेज है वो ऐसे ऐसे करके इसका लाइट ऐसे ऐसे घुसेगा, यहाँ पे जाके इसका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे एगो छोटुआ इसको दिखने लगेगा आंख को। तो ये हो गया रेटिना का काम। ये सबसे इनर लेयर होता है जिसमें लाइट को सेंस करने वाला अलग अलग कोशिका होता है जो लाइट को सेंस करता है, और यहाँ पे ही जो है आपका इमेज बनता है। ये इमेज पीछे होकर के फिर जो आपका ऑप्टिकल नर्व है इससे होते हुए दिमाग तक, खोपड़ी तक जाता है। खोपड़ी समझता है अच्छा छोटुआ आया, तो छोटुआ को देख करके ऐसे करके यहाँ पे इमेज बन जाता है। तो पीछे जो बन रहा है हो गया आपका रेटिना। ठीक है। कॉर्निया कौन सा होता है, जो सबसे बाहरी वाला होता है ना, पानी पानी जैसा, ठीक है, आंखों में पानी पानी जैसा होता है, वो कॉर्निया होता है, सबसे आउटर लेयर है जो लाइट को फोकस करने में मदद करता है, यानी इसको लाइट का जो रे है इसको फोकस करके एक जगह पहुंचाता है। आइरिस जो है वो कलर वाला सेक्शन होता है। जैसे आप ऐसे करके आंख देखिएगा ना तो बीच में आपको एगो छेदा दिखेगा गोल सा, ये छेदवा साला बड़ा छोटा होते रहता है। जैसे अगर इसमें ज्यादा लाइट आप मारिएगा तो छोटा हो जाएगा, कम लाइट रहेगा तो ये फैल जाएगा। ठीक है। तो इसके बाहर बाहर ये जो होता है ना, जिसको आप कहते हैं ये तेरी नीली नीली आंखें या तेरी काली काली आंखें, ये वाला जो होता है, जो रंग वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आइरिस। ठीक है। ये आइरिस का काम क्या होता है, ये जो बीच वाले जो छेदा है ना, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, इसका साइज को ये कंट्रोल करता है लाइट के हिसाब से। तो ये हो गया, ये जो कलर्ड हिस्सा हो गया आइरिस है। अब बीच वाला जो गोला हो गया, छेदा हो गया, वो होता है प्यूपिल। ठीक है। ये लाइट को अंदर घुसने में मदद करता है, एक तरह से ये खिड़की हो गया आंख का, इसी से लाइट अंदर घुसता है। ठीक। रेटिना के बारे में तो आपको बता ही दिया। ठीक है। ऐसे टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताएं बहुत बार, ले लो बाबू, काम आएगा, समझे। टेस्ट सीरीज चाहें ले लीजिएगा, नीचे लिंक आपको पहले कमेंट में मिल रहा होगा या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके भी पूछ लीजिएगा। चलिए
धीरे धीरे वीडियो के एंड तक हम लोग आ रहे हैं। ये तो म्युनिसिपल वाला पेपर था, ठीक है। सिगरेट लाइटर में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? तो सिगरेट लाइटर में आपको मिलेगा ब्यूटेन नाम का केमिकल। अरे क्या लिखा गया रे, ब्यूटेन नाम का केमिकल आपको सिगरेट के लाइटर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है? फिर से नहीं सब पे ध्यान दीजिएगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे भी खेला है एक क्वेश्चन, वहां से भी एक्सेप्ट कीजिए आप। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस पहले क्या होता है वो बताइए। तो एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होगा, रिएक्शन होने पे एनर्जी रिलीज होगा, उसमें पूछ रहा है नॉट, इसमें से जो नहीं है एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी जिसमें रिलीज नहीं होगा, एनर्जी अंदर में घुसेगा, तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी अंदर लिया जाता है, सोखा जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जब होता है यानी जो है लोहा जब आपका एक जंग लगता है उसमें तो एनर्जी रिलीज होता है। कैंडल भी जब जलता है तो सिंपल सा बात है, गर्मी और प्रकाश बाहर निकलता है, रिलीज होता है। स्नो फॉर्मेशन भी जब होता है तो स्नो फॉर्मेशन यानी कि क्या है, जमना है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे कि इवापोरेशन यानी पानी जब उड़ता है तो वो क्या होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो उसका जो उल्टा काम करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना। तो इस तरह से रिलेट कीजिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का 5-5 जो है एग्जाम्पल आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक। अगला आते हैं, ट्राइकोमा जो है वो किस चीज का बीमारी है? बहुत लोग तो इसमें ये भी क्लेम कर रहा था कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइकोमा जो है वो आपको किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है, आंखों की बीमारी है ट्राइकोमा। आंखों की और बीमारियों का क्या नाम है? एक तो है कैटरैक्ट मोतियाबिंद और दूसरा है ग्लोकोमा, ठीक। कान की एक बीमारी क्या है? ओटिस मीडिया। बेसिकली क्या है, आंख कान का एक इन्फेक्शन होता है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है। पैरों यानी लेग की जो बीमारी है वो क्या बोलते हैं उसको? ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी पैर के आर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक तरह से हड्डी का जो जोड़ों का बीमारी होता है, जो पैर में होगा तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। और हड्डियों में नॉर्मली जो एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली क्या होगा कि जो आपका हड्डी है वो कमजोर होते चला जाता है, धीरे धीरे बेंड होने लगता है, मुड़ने लगता है, टूटने इजीली ये टूट सकता है, ठीक है। बूढ़े लोगों में ये बीमारी होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और मिनरल्स की कमी से होता है, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है, समझे ना। तो पीडीएफ में देखिए ये वाला हिंदी वर्जन भी है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एग्जाम क्लस्टर के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर दो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा? यानी मान लीजिए, जगह कम बच गया, एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा यानी मिला जुला के जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे? तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों में जो बड़ा होगा बड़ा को छोटा से, छोटा को बड़ा से माइनस कर देंगे, तो ये जो है आपका डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस ये हो जाएगा। ये भी वेक्टर का वैसे सवाल है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके लिए आपका एटॉमिक नंबर 17 जो है क्लोरीन का, ये याद रहना चाहिए था। अगर ये याद रहेगा तो KLMN वाला कैसे कैसे भरते हैं जी, 2 8 8 ऐसे ऐसे करके हम भरते चले जाते हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगला सवाल फिजिक्स का है, एक कार जो है वो एक लेज से यानी कि एक समझ लीजिए पहाड़ से, मानिए ना पहाड़ से गिरता है जमीन पे 0.4 सेकंड में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? उस 0.4 सेकंड के लिए उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए, चलिए इसको बढ़िया से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक कार जो है वो यहाँ से गिर रहा है, कितना देर में गिर रहा है? 0.4 सेकंड में। ये आपका क्या दिया हुआ है? ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.4 सेकंड। और देखें क्या क्या दिया हुआ है, तो कार जब गिर रहा है तो 0.4 सेकंड में पूरी तरह से गिर जाता है। व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द दोस टाइम, ठीक। तो अब तीनों हम फिर से उठा के देखते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला पहला ही में हम देखते हैं अगर अप्लाई होता है क्या। तो u हमको पता है u 0 है, तो इसको खत्म कीजिए। a का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, चलिए इसको लगाते हैं। तो v आपका क्या निकल जाएगा? a की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी gt लगा सकते हैं। अब g का वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, टाइम आपको 0.4 दिया हुआ है, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आपका फाइनल वेलोसिटी निकला, याद रखिएगा। लेकिन एग्जाम में आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा ही नहीं था, आपसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी पूछा था, फाइनल नहीं पूछा था। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v प्लस यू बाई 2, ठीक है। v का वैल्यू आपका क्या है? 4 है। u का वैल्यू कितना हो गया जी? 0 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल था, बढ़िया सवाल था ही। तो ये होगा 2 मीटर पर, हाँ ऑप्शन में है, चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मेंढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। ठीक है, मेंढक के लार्वा को टैडपोल कहेंगे। मैगट जो है वो मक्खी के लार्वा को कहते हैं। घर की जो मक्खी होती है, मक्खी के लार्वा को मैगट कहेंगे। ठीक है, रिगलर जो होता है वो मच्छर का लार्वा होता है। मच्छर के लार्वा को रिगलर कहते हैं। सब कवर हो गए हैं यहाँ। और निम्फ जो होता है, निम्फ वो ड्रैगन फ्लाई यानी कि जो तितलिया घूमता है ना जी, ऐसे वाला, दूगो पंख यहाँ पे रहेगा, दूगो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मुंडी रहेगा जिसको हम लोग धर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो तितलिया होता है ना, इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। इसका जो लार्वा होगा, छोटका बचवा रहेगा, इसको कहेंगे निम्फ। या ग्रास हॉपर, जो हरा वाला टिड्डा रहता है ना, उसको भी, उसका बचवा को निम्फ कहते हैं, उसका छोटा फॉर्म को निम्फ। चलिए, हिंदी में भी वही सब लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है कॉपर का, ये है थोड़ा सा टफ सवाल। कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है तो एनोड मड में, एनोड के मड में क्या प्रेजेंट होता है? गोल्ड प्रेजेंट होता है। ये आपका आंसर होगा। ये था थोड़ा टफ सवाल, एनसीईआरटी से शायद उठाया हुआ है, लेकिन हम श्योर नहीं है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आ गया। फाइनल क्वेश्चन आपका क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। सिंपल बात है, घुमा फिरा के वही चीज रिपीट हो गया। टाइगर, टाइगर 2 और टाइगर जिंदा है, तो घुमा फिरा के पास्कल, प्रेशर, यूनिट, घुमा फिरा के फिर से आ गया। मोमेंटम, ये क्या है? मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं। वेलोसिटी तो सिंपल है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और इम्पल्स किसको कहते हैं? तो इम्पल्स हो गया आपका फोर्स इनटू टाइम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पल्स। ठीक, तो ये सारा चीज हम आपको कवर करवाए, जितना क्वेश्चन मेरे पास जुगाड़ हो सका था वो करवाए। इससे पहले हम क्या है, जेपीएससी वाला कुछ क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल का था। तो अगर हाई लेवल का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां से भी कुछ कुछ सवाल आपका गिरेगा। साइंस का तैयारी अगर आपको अच्छा हो गया तो वो भी देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से जाकर के आप दूसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन, और आपका साइंस का अलग से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट को जाके फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। कोई भी अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है जेएसएससी का, उसमें आपको बहुत मदद मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप आपको यहाँ से करना है। लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसको लेक्चर का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और अपने स्टडी ग्रुप में बताइएगा कि एग्जाम क्लस्टर झारखंड एग्जाम नाम के एक चैनल है जिसमें अच्छा यूजफुल कंटेंट मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।